नमस्ते बच्चों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग लेखक भीष्म साहनी जी द्वारा लिखित पाठ मेड इन इटली का अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ का अध्ययन करने से पहले आइए कुछ आवश्यक बातों को समझ लेते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ। देश की आज़ादी के लिए न जाने कितने देश प्रेमियों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी। उन आहुतियों के फलस्वरूप आज हमारा भारत देश स्वतंत्र है और प्रत्येक भारतीय स्वतंत्र भारत में खुली सांस ले रहा है। आज हमारा भारत देश लगभग सभी क्षेत्रों में अग्रणीय है, यानी आगे है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर क्रीड़ा का क्षेत्र या फिर कला और संस्कृति का क्षेत्र। आज देश के युवक उच्च शिक्षा प्राप्त कर देश विदेश में भारतीय तिरंगा लहरा रहे हैं। कूपमंडूक भारतीय समाज आज अपनी वैचारिक क्षेत्र में विस्तार कर चुका है। लोगों की मानसिकता अब पहले जैसी नहीं रही। फिर भी कुछ लोग बदलते समय के साथ नए और पुराने का दामन थामे हैं और कुछ लोग केवल आधुनिक विचारों को लेकर आगे बढ़ चुके हैं या फिर आगे बढ़ रहे हैं। आधुनिक समय में कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यदि उन्हें फर्राटेदार अंग्रेजी नहीं आती तो लोग उन्हें अनपढ़ और अशिक्षित कहेंगे। साथ ही ऐसे लोगों को राष्ट्रभाषा में बोलने में शर्म आती है और जो कोई अपनी राष्ट्रभाषा में बातचीत करता है, ऐसे लोगों को यही उच्च शिक्षित वर्ग अनपढ़, असभ्य और हीन समझता है। अन्य भाषाएं सीखना गलत नहीं है। आप विश्व की समस्त भाषाओं के ज्ञाता अवश्य बनिए, परंतु खुद की राष्ट्रभाषा को भी उतना ही सम्मान दीजिए। विकास के नाम पर आज हम लोग अपनी भारतीय संस्कृति को किसी कोने में फेंक कर आधुनिकता के नाम पर पाश्चात्य संस्कृति का दामन थामकर आगे बढ़ रहे हैं। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जिस देश में हम लोगों ने जन्म लिया है, जिस मिट्टी में हम पले बड़े हैं, उस मिट्टी से हमें सदैव प्रेम करना चाहिए। आज हम देखते हैं कि लोग शिक्षा भारत में पूरी करते हैं, रोजगार इसी देश में पाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए इसी देश में कमाते हैं और शादियां अन्य देशों में जाकर धूमधाम से करते हैं। ये सब किसे दिखाने के लिए? क्या यही उनका देश प्रेम है? ऐसे लोगों को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप विदेशों में अवश्य जाइए, वहाँ की संस्कृति को अवश्य अपनाइए, लेकिन अपनी स्वयं की समृद्ध संस्कृति को भी कभी मत भूलिए। इतना ही नहीं, हमारे देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो विदेशी वस्तुओं को विशेष प्राधान्य देते हैं और स्वदेशी वस्तुओं से सख्त घृणा करते हैं। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने मीरा के माध्यम से विदेशी वस्तुओं के प्रति विशिष्ट वर्ग के भारतीयों की मानसिकता का चित्रण किया है। आज भी ऐसे लोग विदेशी वस्तु और वहाँ की संस्कृति के प्रति विशेष लगाव रखते हैं। विदेश में खरीदी गई खूबसूरत बैग भारत में ही बनी हुई है, ये जानने के बाद मीरा दुकानदार से मेड इन इटली के छपे लेबल लेकर अपने झूठे अहंकार की तृप्ति करती है। हम भारतीय हैं और हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए और यही बात आज के इस पाठ में हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए बच्चों, इस कहानी का सारांश देखते हैं। मीरा प्रस्तुत पाठ की प्रमुख चरित्र है। मीरा एक ऐसी महिला है जिसे स्वदेशी वस्तुओं से सख्त घृणा है और विदेशी वस्तुओं के प्रति खास आकर्षण और लगाव है। बचपन से ही मीरा के घर में विदेशी वस्तुएं ही स्वीकृत होती थी। मीरा के पिता भी विदेशी वस्तुओं के विशेष शौकीन थे। बचपन से ही शायद मीरा ने अपने माता पिता को विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हुए देखा और यही गुण शायद मीरा में भी पनपा है। मीरा का घर विलायती चीज़ों से भरा पड़ा था। विवाह से पहले पिता के घर में भी विलायती चीज़ें ही स्वीकृत होती थी। मीरा के पिता के पास 6 विलायती सिगरेट लाइटर थे और एक से एक बढ़िया। मोटर कार से लेकर नेकटाई तक सभी चीज़ें विलायती थी। मीरा के पिता सुबह घूमने भी जाते तो सूट पहनकर
और नेकटाई लगाकर। उसके पिता सरकारी अफसर थे और उन्होंने मीरा का विवाह भी एक सरकारी अफसर के साथ ही किया था। शादी के बाद भी मीरा के घर में विलायती क्राकरी आई थी। मीरा के पति का नाम बलदेव था, जो एक सरकारी अफसर होने के नाते विदेशी यात्राएं नित्य किया करते थे और मीरा को जो भी विदेशी वस्तु चाहिए होती बलदेव लाया करते थे। मीरा हमेशा विदेशी वस्तुओं की प्रदर्शनी करके अपनी सखी सहेलियों को नीचा दिखाने से कभी नहीं चूकती। पिछली बार तो मीरा के मामा ने उसे नए मॉडल का बढ़िया सा टेप रिकॉर्डर उपहार स्वरूप भेंट किया था, जिसे देखकर छोटी सभाओं में आने वाली महिलाओं में धूम मच गई थी। मीरा सोचती है कि भारत में विलायती टेप रिकॉर्डर ही क्यों, छोटे से छोटे कागज़ के पुर्जे का भी मूल्य होता है। इस बार मीरा के पति बलदेव यूरोप यानी इटली के दौरे पर आए हुए हैं और मीरा भी उनके साथ यूरोप में आई है। मीरा ने इटली से उसे जो भी वस्तुएं चाहिए उसकी एक सूची यानी लिस्ट बना ली है और उसी के अनुसार वो ज़्यादा से ज़्यादा समय खरीदारी में ही व्यतीत कर रही है। यूरोप में वे दोनों एक होटल में रुके हुए हैं। सुबह बलदेव अपने काम के सिलसिले में बाहर निकलते हैं और मीरा अकेली होटल में ही रह जाती है। होटल का मैनेजर उसे यूरोप का नक्शा दिखाकर इटली में देखने लायक रमणीय स्थानों के बारे में बताते हैं, लेकिन ऐसी जगहों पर जाना मीरा को कतई पसंद नहीं है। मीरा सोचती है कि वो भारत से इतनी दूर खंडहरों को देखने नहीं आई है। अपनी सहेलियों को दिखाने के लिए उसने यूरोप के ट्राम और बसों के टिकट तक संभाल कर रखे हुए हैं ताकि उन सब का दिल महसूस उठे। यहाँ मीरा की प्रदर्शनी प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं। इटली में मीरा और उसके पति कुछ दिनों के लिए आए हैं। जैसे ही मीरा के पति का काम पूरा हो जाने वाला था, वे वापस भारत लौटने वाले थे। इस दौरान बलदेव मीरा को लेकर कुछ जगहें दिखाने भी ले जाते हैं। जैसे एक बार बलदेव मीरा को एक प्रदर्शनी दिखाने ले जाते हैं तो मीरा उसे सीधे शब्दों में मना कर देती है और कहती है कि उसे ऐसी प्रदर्शनियों को देखने में कोई रुचि नहीं है। आज मीरा का इटली में आखिरी दिन है। बलदेव काम के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं। मीरा ने होटल के मैनेजर से पूछकर कि बाजार का रास्ता किस तरफ है, वो खरीदारी करने निकली है। उसे एक हल्के पीले रंग का बैग बहुत पसंद आता है। ये बैग भारतीय और पाश्चात्य पोशाक पर जचता देखकर और उसकी बनावट से प्रभावित होकर मीरा ने उस बैग को खरीदा है। इसके लिए उसने 2000 लीरा खर्च किए हैं। वो सोचती है कि ऐसा बैग उसकी किसी भी सहेली के पास नहीं होगा। वो ये भी सोचती है कि ऐसा बैग केवल इटली में ही बनते हैं, भारत में तो फटीचर वस्तुएं बनती हैं। इन्हीं विचारों में मस्त मीरा एक जगह आराम करने के लिए रुकती है। सुस्ताने के लिए वहीं बैठ जाती है। उसकी नज़र सामने पर्यटकों की ओर जाती है और वो सोचती है कि न जाने इन फव्वारों में ऐसा क्या है जो ये लोग इतनी रुचि के साथ इन्हें देख रहे हैं। देखने लायक तो चीज़ उसके पास है, ये बैग। जैसा बैग मीरा को चाहिए था, आज वैसा ही बैग उसे इटली में मिल गया है। वहीं बैठे बैठे मीरा उस बैग को खोल देती है और उसके भीतर जो कागज़ का पुलिंदा होता है उसे वहीं बाहर फेंक देती है। जैसे ही उसकी नज़र अंदर लगे लेबल पर पड़ती है तो मीरा के पांवों तले की ज़मीन खिसक जाती है। उसे लगता है कि दुकानदार ने उसे धोखा देकर भारत का बना हुआ ये फटीचर बैग थमा दिया है। बैग के अंदर मेड इन भारत का लेबल लगा हुआ पाकर मीरा को उस दुकानदार पर बहुत गुस्सा आता है और वो सीधे दुकान की ओर जाने के लिए रवाना होती है। जिस समय मीरा दुकान पर पहुंचती है उस समय दुकानदार, जिसका नाम मारियो है, वो दुकान पर तख्ते चढ़ा रहा होता है। मीरा को देखकर वो उसकी सुंदरता की तारीफ करने लगता है, लेकिन मीरा उसे वो बैग वापस लेकर उसके पूरे 2000 लीरा वापस देने के लिए कहती है। दुकानदार के पूछने पर कि क्या उस बैग में कोई खराबी है, मीरा कोई उत्तर नहीं दे पाती। अंत में मीरा
उस दुकानदार से आग्रह करती है कि यदि वो इस बैग के अंदर लगा हुआ मेड इन भारत का लेबल हटा देता है और उसके स्थान पर मेड इन इटली का लेबल टांग देता है तो वो इस बैग को अवश्य खरीदेगी। मारियो को अपना बैग बेचना होता है, इसीलिए वो एक बार मीरा की साड़ी और उसके माथे पर लगी बिंदी को देखकर सोच में पड़ जाता है कि ये महिला स्वयं भारतीय होकर भारत में बनी हुई वस्तुओं से इतनी घृणा क्यों कर रही है। उसके बाद मारियो बैग के अंदर से वो लेबल हटा देता है और मेड इन इटली का लेबल टांग देता है। इसके बाद मीरा अपने झूठे अहंकार की तृप्ति करते हुए वापस उसी दुकान से उसी बैग को सहलाते हुए और झूठ मूठ की हंसी हंसते हुए होटल की ओर जाने के लिए रवाना होती है। वापस लौटते वक्त मीरा मन ही मन कहती है, वक्त पर ना देख लेती तो ये काम भी नहीं हो पाता। मुए अब सभी कुछ हिंदुस्तान में बनाने लगे हैं। आशा है बच्चों आप लोगों को इस कथा का सारांश समझ में आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का मन से धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में अवश्य बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।